हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान के जो बायोलॉजी से हम लोग कोशिका चैप्टर को पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कोशिका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मटर में कितने जोड़े यहाँ पर होगा दोस्तों, पेरिस नहीं होगा। मटर में कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यहाँ पर भी सही कर लो, पेयर्स होगा, पेयर्स होगा। मटर में कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 जोड़े, यानी कि 14 क्रोमोजोम मटर में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों जीवाणु में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो जीवाणु में 1 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मटर में कितने, 14 यानी कि 7 जोड़े। और मक्का पूछे तो मक्का में 20 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। टमाटर में 24 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मेढक में कितने पाए जाते हैं, 26 पाए जाते हैं मेढक में। और अगर आपसे पूछे आलू में 48 पाया जाता है। चिपांजी जो होता है, चिपांजी में भी 48 पाया जाता है। तंबाकू में भी 48 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जो क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा 16 से भी अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। सबसे कम तो जीवाणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जीवाणु में 1 पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था मटर में कितने जोड़े, यहाँ पर पेरिस नहीं होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो आप सभी को 7 जोड़े सही आंसर देना है। अगला सवाल देख लो हमारा, वो है कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव भरा हुआ था। जो कोशिका होता है, जैसे देखो कोशिका के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद केंद्रक, यहाँ बोला केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव जो है भरा हुआ रहता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका द्रव भरा हुआ रहता है। और केंद्रिका द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन करता है। और वैक्यूल्स जो होता है ये पानी को स्टोर करता है। और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। लाइसोसोम क्या करता है, अगर कोई भी अंग कोशिका का नहीं कार्य कर रहा है तो इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसो जो है जल अपघटक एंजाइम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है और ये छिड़क देता है सबके ऊपर, तो कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघातिक थैली भी बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि राइबोसोम पाया जाता है। ये आप इतने याद रखो दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला जो सवाल हमारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। केवल पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल वॉल। सेल वॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। सेल दीवार हिंदी में इसे कहते हैं, सेल वॉल सही जवाब हो जाएगा। केवल पादप कोशिका में जो है सेल वॉल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने मृत कोशिकाओं का खोज किया था 1665 में। और जो एंटोनी वन लीeuwenhoek जो था, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। जीवित कोशिकाओं का खोज एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया था 1674 में। और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का सिद्धांत अगर आपसे पूछे, स्लाइडेन और स्वान सही जवाब देना है। और सबसे बड़ा कोशिका जो मनुष्य में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ओवम। और सबसे छोटा होता है स्पर्म। अगर सबसे बड़ा कोशिका पूछे, ब्रेन। अगर पूछे ओवरऑल पूरा बड़ा पूछे
तो ओवरऑल पूरा बड़ा जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है, और जो है सबसे छोटा ओवरऑल पूछे तो माइकोप्लाज्मा होता है। इतने आपको कोशिका के बारे में याद रखना है। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है छोटा झिल्ली बाध्य अयस्क है। ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। यहाँ कोशिका झिल्ली तक सही है, अयस्क क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे छोटा झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या हो जाएगा, युक्त कोशिकांग है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे छोटा झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। वैसे लाइसोसोम को हम लोग क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका के अंदर फांसी का सजा देने का कार्य करता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। आपसे ये भी पूछेगा इस तरह से भी, जो कोशिका के अंदर पाचन करने का कार्य कौन करता है। तो लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन करने का काम करता है। अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है कौन, लाइसोसोम। और किसको बोल देता है, कोशिका विभाजन करो, सेंट्रोसोम को बोल देता है कोशिका विभाजन करो। अगर आप लोगों को कोशिका का चैप्टर में डाउट हो रहा होगा बोलना, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। कोशिका का आत्मघातिक थैली भी बोलते हैं लाइसोसोम को, ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद के कारण खुरदुरे होते हैं। तो क्यों खुरदुरे होते हैं दोस्तों, ये राइबोसोम के कारण जो होता है खुरदुरे होता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो सबसे पहले समझो, जो कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बताया था कोशिका होता है, कोशिका के अंदर ये सेल वॉल हो गया, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिसके रफ जो होता है वो खुरदुरे होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, ये वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम इसके यहाँ पर खुरदुरे जो होता है वो राइबोसोम उसको कहते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। ये आपने याद रखना है प्यारे दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला जो सवाल हमारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद रहता है। तो आपको सही जवाब देना है, जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका दोनों में क्या मौजूद रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। आपको मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिकीय श्वसन करने का कार्य करता है, ये मैंने बता दिया पहले। कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जो कोशिका भित्ति उपस्थित होता है दोस्तों ये किस में होता है दोस्तों, ये मशरूम। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मशरूम में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। मशरूम क्योंकि एक क्या है दोस्तों, कवक है। आपको सभी को पता होगा मशरूम एक कवक है। और कवक में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। और जो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का बना होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, जो कोशिका भित्ति जो है कवक का कोशिका भित्ति किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का बना हुआ रहता है। ये आपने याद रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे जो जीवाणु भी एक पादप है, अगर जीवाणु का कोशिका भित्ति पूछे तो वो पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है और कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है, सेल के इंजन के रूप में किससे जाना जाता है। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं, विच वन इज नोन एज इंजन ऑफ सेल।
तो इसका राइट आंसर आप सभी को वैसे आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस कोशिका का इंजन नहीं है दोस्त। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? न्यूक्लियस कोशिका का क्या बोलते हैं, कोशिका का कंट्रोल भले न्यूक्लियस करता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, लेकिन जो इंजन यानी कि उसको ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय संश्लेषण करता है, यानी कि एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए सेल के इंजन के रूप में किसको कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो दोस्त, मैंने दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को लिए हैं, एक तो इंग्लिश में लिए हैं और एक हिंदी में लिए हैं। आप सभी को जिसमें जो है आपको पसंद आए तो उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जीवों पर निम्नलिखित कोशिकाओं पर विचार करें, इनमें से कौन सा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है? तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कौन सा है? सबसे पहले आप लोग जान जाओ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता क्या है। जो अपना काम खुद करे, यानी जिसके पास डीएनए होता है, जिसके पास क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स जो होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ये आप सभी को मालूम होगा। अब ये जानो डीएनए किसके किसके अंदर पाया जाता है? एक तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और एक तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स उसको बोलेंगे जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब देखो यहाँ ऑप्शन में कौन कौन सा है इसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को वैसे समझ में आ गया होगा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है निम्न में से कौन सा माइक्रोबॉडीज का प्रकार है? तो माइक्रोबॉडीज का प्रकार कौन सा है? जो परऑक्सीसोम जो है ये भी है, जो सेफ्रोसोम है ये भी है, और ग्लाइकोऑक्सीसोम ये भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना किसने दिया है? तो डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के एक समूह का नाम क्या है? तो विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह का नाम यहाँ पर दोस्तों टिश्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तक। ऑप्शन नंबर ये उत्तक राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसका जब पीडीएफ दूंगा वहाँ पर जो है इसको करेक्शन करके दूंगा दोस्तों। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का क्या नाम है? उत्तक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। आप सभी को पता होगा जो सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अगर बहुत सारे टिश्यू मिला देंगे तो क्या बन जाता है? एक ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ये आप सभी को वैसे मालूम होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है जो है न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड है प्यारे दोस्तों वो क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका सही जवाब होगा, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। वैसे आप लोग समझो कोशिका 2 तरह का होता है। कोशिका जो होता है दोस्तों, कोशिका 2 तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे? इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। किसमें? सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, और इसको प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको बैक्टीरिया,
और एक तो याद रखना है आपको नील हरित शैवाल। क्या याद रखना है? नील हरित शैवाल। दो ही आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल और जो है यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक में जैसे हम सब आ जाते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। और आपसे ये भी अगर पूछे तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वैसे दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। आइए देख लेते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम कैसे बनते हैं? आप सभी को वैसे मालूम होगा राइबोसोम कैसे बनते हैं। तो DNA और प्रोटीन मिलके राइबोसोम बनते हैं, सॉरी RNA और प्रोटीन मिलके, RNA और प्रोटीन मिलके क्या बनते हैं? राइबोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, RNA और प्रोटीन मिलके जो है क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। आओ देख लेते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो परमाणु झिल्ली होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा, लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? लाइसोसोम जो उत्पन्न होता है दोस्तों, जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी, वैसे गोल्जी बॉडी जैसे आप लोग यहाँ पर समझो कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका का ये जो बाहरी परत है इसको सेल वॉल बोलेंगे और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। अब ये गोल्जी बॉडी, अब ये जो गोल्जी बॉडी टूटता है, ये गोल्जी बॉडी टूटने के बाद लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो इसका लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गोल्जी बॉडी जब टूटता है उसी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। अब देखो दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती सेल भी बोलते हैं, ये भी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला सवाल है हमारा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका का जो भित्ति बनी होता है वो किसका होता है? मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, पादप कोशिकाओं का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसका बना होता है दोस्तों? सेलुलोज का बना होता है। ये आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो दोस्तों अगर आपसे कवक की कोशिका भित्ति क्या बोलना? काइटिन का बना होता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछे तो पेप्टोग्लाइकेन का जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टोग्लाइकेन का, और पादप का सेलुलोज का, और कवक का काइटिन का। ये आपने याद रखना है। आओ देख ले तो अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर में निम्न में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में निम्न में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं। RBC में ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। RBC के अंदर ये भी आप लोग याद रख लो, RBC के अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आओ देख लो तो अगला सवाल। अगला सवाल है वो है अतिवृद्धि का अर्थ क्या है? अतिवृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अतिवृद्धि का अर्थ जो होता है वो सेल की आकार में वृद्धि, जब कोशिका की आकार में वृद्धि होने लगा उसी का मतलब होता है अतिवृद्धि। और आज का अंतिम सवाल जो है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? ओवरऑल यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? PPLO बोलते हैं। PPLO क्या बोलते हैं? जो माइकोप्लाज्मा है उसको क्या बोलते हैं? PPLO। अगर आपसे पूछे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका। अगर आपसे सबसे छोटे कोशिका पूछे तो PPLO यानी कि माइक्रोप्लाज्मा। और अगर पूछे आपसे मानव शरीर में सबसे बड़ा, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ओवम हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछे तो स्पर्म हो जाएगा। और सबसे लंबी अगर पूछे तो ब्रेन सेल हो जाएगा, जो
तंत्रिका तंत्र हो जाएगा सबसे लंबी। और ओवम फीमेल में पाया जाता है और स्पर्म कहाँ पर मेल में पाया जाता है। ब्रेन तो सभी में पाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी के लिए आज इतना ही। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको सही जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या देना है आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसा लगा और जो है फीडबैक अपना ज़रूर देना है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।